हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिलते जुलते आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिए और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर सामान्य हिंदी का दिया गया है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कौन सा है? आपका भविष्य उज्जवल हो, ये कौन सा वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। आपको बताना है कि कर्तवाच्य ये कौन सा वाक्य है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये कर्तवाच्य है। अगला प्रश्न है 3 नंबर यहाँ पर दिया गया कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दंत्यम। ल और स का उच्चारण दंत के स्थान से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 4 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की। आपको बताना है कि किसने संस्कृत में रामायण की रचना की दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 5वां नंबर की स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ऑप्शन दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। तो यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्रोत भाषा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। चलिए हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। अब 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है पुलिस को देखकर चोर हो गया। आपको बताना है कि इसमें क्या मुहावरा होगा दिए गए ऑप्शनों में से, जो एकदम सूटेबल हो इसमें भरना है आपको। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा मुहावरा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9-2-11। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुधाकर। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द बताना है। तो बताइए अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विष। अमृत का हो जाएगा विष, जो हो जाएगा वो विलोम होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। तो आपको बताना है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो बताना है माता पिता के जो मध्य जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा चिन्ह लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी योजक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। तो बताइए हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो बताना है समुद्र का कौन सा पर्यायवाची है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रत्नाकर। रत्नाकर जो है वो समुद्र का पर्वताची है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर दिया गया कि संधि के कितने भेद होते हैं। बहुत सा आसान सवाल है यहाँ पर। बताइए संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 भेद होते हैं संधि के। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रति। प्रतिध्वनि में प्रति जो है वो उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्ध तत्सम शब्द है कारज। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर यहाँ पर दिया गया कि लड़का कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि लड़का जो है वो कौन सी संज्ञा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। अब 22 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर की अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो बताना है किसमें प्रकाशित होती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दिए गए ऑप्शन हैं यहाँ पर सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, या फिर किसी भी पत्रिका में, या फिर सामान्य पत्र के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो बताना है कि सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों इसका वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निरर्थक। निरर्थक जो है वो सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर बताना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। आपको बताना है कि यहाँ पर संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3। अगला प्रश्न है 27 नंबर की जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उससे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव बहुत ही आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रति। अगला प्रश्न है 29 नंबर किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वाक्य दिया गया और इसमें बताइए कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैं काम के पीछे आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो बताइए क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर शुद्ध वाक्य बताएं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है और इसमें से शुद्ध वाक्य को बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरब के 10 यात्री भारत आए। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संकल्प। संकल्प जो है वो शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न 33 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है।
आपको बताना है कि स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस शब्द में नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 34 नंबर दिया गया है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण बताना है रूप के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर की अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है कि अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। इसमें इसका सही अर्थ बताना है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिस्सा और कंधा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि गोदान के लेखक कौन है। तो बताना है गोदान का लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र आपको बताना है कहाँ पर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी झांसी, जालौन और दतिया बुंदेली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 39 नंबर की निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए और इसमें से संकेतवाचक वाक्य बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ये संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न 40 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो बताना है 1826 ईस्वी में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कलकत्ता। कलकत्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए उसका जवाब जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।